हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे कि मैंने आपसे बोल के रखा है कि मैं आपको पूरी इकोनॉमिक्स करा रहा हूँ एट फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम बेसिक लेवल टू हायर लेवल, जिसके ऑलरेडी 11 लेक्चर आ चुके हैं। आप जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में एक इकोनॉमी का फोल्डर है जिसमें ऑलरेडी मैं 11 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू इंश्योरेंस सेक्टर, जिसमें हम जानेंगे इंश्योरेंस क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन क्या है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या है, इवन इंश्योरेंस के रिफॉर्म कौन सी कमेटी सेटअप करी गई थी, इवन री इंश्योरेंस क्या है। ये आपको सारा इंश्योरेंस क्लियर करूंगा। चलते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि इंश्योरेंस, व्हाट इज इंश्योरेंस। देखो, इंश्योरेंस जानते हो, जैसे मानिए आप कोई भी काम करते हो, किसी भी वर्क को करते हो और आप जानते हो कि वर्क के दो पहलू होते हैं। हर किसी काम के दो पहलू होते हैं। एक पहलू होता है, एक एस्पेक्ट होता है कि सक्सेस, कि हमें इस काम में सक्सेस मिलेगी, और दूसरा एस्पेक्ट होता है कि हम फेल होंगे या फिर फेल होंगे। क्या है? वर्क के दो एस्पेक्ट है। पहला तो सक्सेस, वो कि अगर आप मेहनत करते हो तो सक्सेस तो मिलना है, 90% उसके परसेंटेज है। क्लियर? अगर आप मेहनत कम करते हो बट आप पे 50-50% का चांसेस है कि हाँ सक्सेस भी मिल सकती है, फेल भी हो सकता हूं, तो फेल में एक वर्ड इंक्लूड है, दैट इज कॉल्ड अ रिस्क। हम फेल को रिस्क भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फेल को हम रिस्क भी बोल सकते हैं। तो हर काम में रिस्क होती है। हर काम में आप कुछ भी चीज खरीदते हो, आपके शरीर जो काम कर रहा है, हेल्थ जो है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिस्क। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिस्क। तो एवरीथिंग आर सब्जेक्टेड टू रिस्क। अब रिस्क को कम करने के लिए अपन को क्या करना है? हमें रिस्क को कम करने के लिए इंश्योरेंस का सहारा लेना है। क्या करना है? इंश्योरेंस का सहारा लेना है। तो रिस्क को कम करने के लिए इंश्योरेंस की वी कैन से यूजेबिलिटी है। समझे मेरी बात को? जब हमें रिस्क को कम करना है, जब हम इंश्योरेंस का यूज करते हैं। ये बात ध्यान रखना कि हर किसी काम में, चाहे आप कुछ खरीदते हो, इवन आपके शरीर की भी लाइफ इंश्योरेंस भी आप कराते हो, क्योंकि आपकी लाइफ भी है, आर सब्जेक्ट टू रिस्क। और रिस्क को कम करने के लिए इंश्योरेंस का काम आता है। अब इंश्योरेंस करता कौन है? इंश्योरेंस कंपनी। कई सारी इंश्योरेंस कंपनी जो होती हैं वो आपका इंश्योरेंस करती है। अब इंश्योरेंस किस किस एस्पेक्ट में, ये भी क्वेश्चन बनता है कि सर किस किस एस्पेक्ट में इंश्योरेंस करा जाता है। तो देखो, दो एस्पेक्ट में अपन देख सकते हैं। एक होता है लाइफ सेगमेंट। क्या होता है? एक होता है लाइफ सेगमेंट, मींस आपकी लाइफ का इंश्योरेंस, दैट इज कॉल्ड अ लाइफ इंश्योरेंस। और एक होता है नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट। नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट। नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर क्या है? जैसे आपने कोई व्हीकल खरीदी, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, या फिर आपने कुछ और इंश्योरेंस के लिए वेल्थ इंश्योरेंस लिया, या फिर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, तो वो क्या है? नॉन लाइफ सेगमेंट के अंदर आएगा। समझे? इंश्योरेंस दो एस्पेक्ट हैं, दो सेगमेंट बोल सकते हैं, एक लाइफ सेगमेंट, एक नॉन लाइफ सेगमेंट। और कौन देगा इंश्योरेंस? इंश्योरेंस कंपनी देगी। इंश्योरेंस कंपनी देगी। समझे मेरी बात को? तो एनीथिंग यूज टू कट डाउन द रिस्क इज नोन एज इंश्योरेंस। मींस कोई भी चीज जिसका हम यूज करके किसी भी चीज का जब हम रिस्क को रिड्यूस कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस करता कौन है? दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस कंपनी। क्या क्लियर? इंश्योरेंस कंपनी जो कि पर्सन की लाइफ और असेट और प्रॉपर्टी, असेट क्या? फाइनेंशियल असेट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन इंश्योरेंस। क्या बोला मैंने? फाइनेंशियल असेट और ऑल्सो इंक्लूडेड इन इंश्योरेंस, दैट इज ऑल्सो इंश्योरेंस। समझे मेरी बात को? तो क्या है? दिस इंश्योरेंस पॉलिसी आर परचेज एट फिक्स प्रीमियम। देखो, आप इंश्योरेंस लेने जाते हो, या तो आप एक वी कैन से लमसम अमाउंट दे देते हो। जैसे आपने मान लिया आप हेल्थ इंश्योरेंस कराने गए और आपको 20 लाख का इंश्योरेंस मिल रहा है, 20 लाख का, सिर्फ ओनली 10,000 रुपीज में।
क्या है, जैसे मैं किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, HDFC अर्गो का आपने इंश्योरेंस लिया कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, HDFC अर्गो का या ICICI लोम्बार्ड का आपने इंश्योरेंस लेने गए। क्लियर? आपसे बोला गया, जो एजेंट आपके घर पे आया उसने बोला कि आपको इंश्योरेंस मिल रहा है, 20 लाख तक का आपका हेल्थ कवरेज होगा, 20 लाख तक का आप इलाज करा सकते हो किसी भी हॉस्पिटल में जो इसके अंडर आते हैं इस हेल्थ कवरेज के अंदर। तो वो कैशलेस या नॉन कैशलेस वो डिफरेंट मैटर है। क्लियर? तो देन 1000 रुपीज या तो आप लमसम पे कर सकते हो, और अगर लमसम पे नहीं करते हो, आप प्रीमियम पर मंथ के हिसाब से प्रीमियम जमा करते हो, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस तो अभी आपको मिल जाएगा। तो आप एक हेल्थ कवरेज के अंडर आ गए, और इसी चीज को बोला जाता है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। क्या बोला जाता है दोस्तों? इंश्योरेंस पेनिट्रेशन मींस कितने लोगों का इंश्योरेंस है, दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। नंबर ऑफ पीपल और नंबर ऑफ सिटीजन कम अंडर इंश्योरेंस, दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस पेनिट्रेशन परसेंटेज। क्या शो करेगा वो? इंश्योरेंस पेनिट्रेशन परसेंटेज को शो करेगा कि हमारे कंट्री के कितने सिटीजनों ने इंश्योरेंस करा के रखा है। और आप जानते हो कि हमारे इंडिया में आपको लेस देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन आर ओनली अंडर इंश्योरेंस कवरेज। मैं आपको सच बता रहा हूं कि हमारे इंडिया में इंश्योरेंस इतने कम लोग करवाते हैं, उनका कोई मतलब क्या बताऊं कि उनको यह समझ नहीं आता कि आपको रिस्क को रिड्यूस कर रहा है। आप इंश्योरेंस जरूर कराइए। चाहे मैं आपको सीरियस बताता हूं, मेरे पास 3 या 4 इंश्योरेंस है, वो डिफरेंट, एक वेल्थ है, एक हेल्थ है, एक मेरी बच्ची का है। तो इंश्योरेंस कराना एक बड़ा ही मींस एक गंदा काम नहीं है। लोगों के मन में पहले सोच ये थी कि इंश्योरेंस कराना, हो ये तो हेल्थ इंश्योरेंस कराना है, मतलब इनको रिस्की है इनकी लाइफ, और ये कोई नहीं है। अब क्या है, सोच चेंज हो चुकी है। इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन दिन प्रतिदिन इंडिया में बढ़ते जा रहा है। और जब इंश्योरेंस स्टार्ट हुआ था, इवन ये मैं बता रहा हूं बिफोर 1956 की बात बता रहा हूं, जब इंश्योरेंस क्या है और इंश्योरेंस की एक्चुअल डेफिनेशन आपको समझ में आ गई कि इंश्योरेंस होता क्या है। क्लियर? और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बता दिया, इंश्योरेंस करता कौन है और कैसे इंश्योरेंस होता है, क्या प्रीमियम देना पड़ता है। आप तो लमसम में भी दे सकते हो, या फिर आपको फिक्स्ड प्रीमियम, कोई मंथ का आपको फिक्स कर दिया कितना प्रीमियम आपको देना है, जैसे 6 महीने का दे दिया, आपको फिक्स कर लिया, मंथली फिक्स कर लिया, तो आप उस हिसाब से दे सकते हो। क्लियर? आपका ये इंश्योरेंस पूरा क्लियर हो गया। चलते अपन आगे। अब हम समझेंगे कि इंश्योरेंस का मार्केट कैसे स्टार्ट हुआ इंडिया के अंदर। द मेन क्वेश्चन अराइज हियर दैट हाउ मार्केट ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर स्टार्टेड इन इंडिया। मार्केट कैसे स्टार्ट हुआ इंश्योरेंस का, और गवर्नमेंट के अंदर क्यों क्यूरियोसिटी आ गई कि इंश्योरेंस को बढ़ावा देना चाहिए, इंश्योरेंस को इंक्रीमेंट और एनहांस करना चाहिए इंडिया के अंदर, जिससे रिस्क रिड्यूस हो। क्या है? रिस्क रिड्यूस हो। तो सबसे पहला डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से। क्या लिया? LIC। जैसे कि बच्चा जानता होगा इंडिया के अंदर LIC के बारे में। क्लियर? क्या हुआ? सबसे पहले गवर्नमेंट ने सोचा कि हम नेशनलाइज करते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं इनको नेशनलाइज करते हैं, वीकेंड से हम गवर्नमेंट के कंट्रोल कर लेते हैं। क्या है? इंश्योरेंस को सेक्टर को गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेते हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल कैसे होगी? अगर किसी भी कंपनी के मोर देन 50% ऑफ द शेयर आर परचेज बाय द गवर्नमेंट, देन होल कंपनी द ओनरशिप ऑफ द कंपनी कम अंडर द गवर्नमेंट। क्लियर? तो वो नेशनलाइजेशन हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि 1956 में एक LIC कंपनी सेटअप करी गई। क्या करी गई? 1956 में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को सेटअप करा गया। और LIC को तो बच्चा जानता है, यहीं से स्टार्टिंग हुई इंश्योरेंस की। याद रखना, दैट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द इंश्योरेंस इन इंडिया। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वॉज सेटअप इन 1956 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड होल शेयर कम अंडर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने इसको नेशनलाइज कर दिया। याद रखना, और प्राइवेट सेक्टर दैट टाइम वर नॉट अलाउड इन इंडिया टू इन्वेस्ट इन इंश्योरेंस सेक्टर। क्या है? प्राइवेट सेक्टर को उस टाइम अलाउ नहीं किया जाता था कि वो इन्वेस्ट करें इंडिया के अंदर बिफोर 1956 एट द टाइम ऑफ 1956। याद रखना, दैट इज द मेन पॉइंट, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द LIC सेटअप इन इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया।
क्या है, इंश्योरेंस सेक्टर की स्टार्टिंग कहां से हुई, जब एलआईसी का नेशनलाइजेशन हुआ। व्हाट आई मीन्स, होल शेयर ऑफ द एलआईसी कम अंडर द गवर्नमेंट ने 1956 में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को सेटअप किया। समझ में आ गया मेरी बात को। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को सेटअप करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट नेशनलाइज तो कर दिया, पर इसका मेन मोटिव क्या है, तो देखो सबसे पहला मोटिव था स्प्रेड मैसेज टू ऑफ लाइफ इंश्योरेंस फॉर ग्रेटर सोशल सिक्योरिटी। जैसे आप जानते हो कि जब आदमी रिटायर्ड हो जाता है, रिटायर्ड होने के बाद उसको सोशल सिक्योरिटी चाहिए। क्या चाहिए, सोशल सिक्योरिटी चाहिए। आप जानते हो कि आजकल कंडीशन कितनी खराब हो रही है इंडिया के अंदर। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को नहीं रखते हैं या फिर कहीं और छोड़ के चले जाते हैं। इवन वो छोड़िए, वो अलग डिफरेंट इशू है, जब अपन कुछ करंट अफेयर में पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। बट क्या है, इसका मेन मोटिव है टू एनहांस द सोशल सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। जब रिटायर्ड हो जाए या पर्सन 60 से ऊपर हो जाए तो उसके पास इतनी फाइनेंशियल, वी कैन से फाइनेंशियल, उसके पास इतनी कैपेसिटी होना चाहिए कि वो अपने बच्चों की या फिर इवन अपनी पत्नी की या फिर अपनी केयर कर सके, हेल्थ की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। दैट इज अ मेन मोटिव। सोशल सिक्योरिटी का मेन मोटिव क्या है, सोशल सिक्योरिटी लोगों को देना, और दूसरा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बढ़ाना। क्या है, इंडिया के अंदर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को एनहांस करना। दैट इज ऑल्सो अ सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। सोशल सिक्योरिटी देना और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया के अंदर बढ़ाना, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एलआईसी सेटअप बाय द गवर्नमेंट। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मोबिलाइज पीपल सेविंग फॉर नेशनल बिल्डिंग। अब देखो, जैसे आप जानते हो कि लाइफ इंश्योरेंस क्यों करते हैं। जैसे आपने मानिए कोई आपके पास पर्सन आया, कोई एजेंट आया एलआईसी का, आपसे बोला कि सर 15 साल का लाइफ इंश्योरेंस कर लीजिए, 15 ईयर का लाइफ इंश्योरेंस कर लीजिए। आपने बोला कि मेरा बेनिफिट क्या होगा, मैं 15 साल का लाइफ इंश्योरेंस तो कर लूंगा, बट वॉट विल बी द बेनिफिट आफ्टर कंप्लीटिंग 15 ईयर। मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा जब 15 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसने बोला कि सर आप अगर टुकड़ों टुकड़ों में 10 साल तक भरते हो, इवन 10 ईयर तक आप भरते हो 10,000 रुपये साल के, तो इतना होगा अमाउंट, पर आपको इससे डबल मिलेगा 15 साल में। क्या मिलेगा, जैसे मानिए कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए कि आपको 10 साल में 10 लाख रुपए भरने हैं टुकड़ों में, वीकेंड से पार्ट वाइज भरने हैं आपको, साल में 6 महीने या साल भर आपको एक अमाउंट देना है या 6 महीने में एक अमाउंट देना है। देन आफ्टर 15 ईयर के बाद आपको डबल पैसा मिलेगा। क्लियर। तो क्या है कि लोगों को पैसा की सेविंग क्या है, आप जानते हो अगर पैसा हाथ में रहेगा तो डेफिनेटली एक्सपेंडिचर भी ज्यादा होगा। क्या होगा कि अगर पैसा हाथ में रहेगा तो एक्सपेंडिचर भी ज्यादा रहेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके बटुए में, आपका जो वॉलेट है उसमें अगर जितना पैसा रहता है और उतना ही आप खर्चा ज्यादा करते हो। आजकल फोन पे आ गए, गूगल पे आ गए, इन्होंने क्या किया है फोन पे गूगल पे ने कि लोगों का एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है, लोगों का खर्चा बढ़ गया फोन पे गूगल पे यूज करने से। पहले क्या आदमी आलस कर जाता था कि यार कौन पैसा खर्च करे, जेब में भी नहीं है, कौन बैंक में जाएगा निकालने के लिए, एटीएम में कौन जाएगा। बट जब से फोन पे गूगल पे पेटीएम ये आए हैं तो आदमी का एक्सपेंडिचर और परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ गई है लोगों की। ये बात याद रखना, लोगों की परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ गई है, और इसी को देखते हुए मतलब सेविंग लोग बाग कर सके, इसलिए दूसरा मोटिव भी क्या है कि लोगों की सेविंग कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए इंश्योरेंस सेक्टर का दूसरा ऑब्जेक्टिव है। समझ में आया मेरी बात को, इतना समझ में आ गया। दो ऑब्जेक्टिव क्या बताया, सबसे पहला सोशल सिक्योरिटी एज वेल एज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को एनहांस करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या बताया, सेविंग कैपेसिटी को एनहांस करना। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी के साथ सेविंग कैपेसिटी को भी एनहांस करना, दैट इज ऑफ सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर इंश्योरेंस का। समझ में आया। देन आफ्टर दूसरी आई जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, क्या आई, जीआईसी। जीआईसी को 1972 में सेटअप करा गया। वी कैन से 1971 में गवर्नमेंट ने इसको नेशनलाइज किया, जीआईसी को, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को, और 1972 में इसको सेटअप करा गया। क्या करा गया, 1972 में इसको सेटअप करा गया। तो आप देखिए इसको सेटअप करना कैसे,
4 कंपनियां थी इंश्योरेंस की, 4 कंपनी, 4 कंपनी ऑफ द इंश्योरेंस, उसको मर्ज करके इसके अधीन मींस अंडर कर दिया जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के। कौन कौन सी कंपनी? एक थी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। कौन सी थी? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। दूसरी थी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तीसरी थी ओरिएंटल फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और फोर्थ थी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इन चारों वी कैन से 4 इंश्योरेंस कंपनी को मर्ज करके और इसको जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंडर कर दिया। क्या कर दिया? जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंडर कर दिया। बट इन 2000, क्या है? बट इन 2000, समझते हैं अपन, थोड़ा आगे देखते हैं, क्लियर? बट इन 2000 क्या हुआ? 2000 में जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी, क्या हुआ कि दो दो कंपनियां इंश्योरेंस की हो गई। क्लियर? आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो 2000 में क्या किया, जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है इसको री इंश्योरेंस कंपनी बना दिया। क्या बना दिया? जीआईसी को री इंश्योरेंस कंपनी बना दिया। अब री इंश्योरेंस क्या होता है ये भी आपको समझाऊंगा आगे, बस अभी आप इतना जान लीजिए कि 2000 में जनरल इंश्योरेंस कंपनी को री इंश्योरेंस कंपनी बना दिया। समझ गए मेरी बात को? और 2002 में क्या किया गया, जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जो 4 कंपनी अंडर कर दी थी उनको भी इंडिपेंडेंट कर दिया कि आप इंडिपेंडेंटली काम करो, कोई जरूरत नहीं है जीआईसी के अंदर काम करने को। जीआईसी खुद ही कैपेबल हो गई है, इतनी बड़ी कंपनी बन गई है, तो आपको इंडिपेंडेंटली कर दिया। क्या कर दिया? 4 कंपनी जो इंश्योरेंस की थी उनको इंडिपेंडेंट कर दिया फ्रॉम जीआईसी, और 2000 में इसको री इंश्योरेंस कंपनी बना दिया। जनरल इंश्योरेंस कंपनी को री इंश्योरेंस कंपनी बना दिया, याद रखना। और री इंश्योरेंस कंपनी, घबराओ मत, मैं आपको आगे बताऊंगा कि री इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है। क्लियर? देन आफ्टर हम समझते हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड? क्या है? देखो, आपको मैंने क्या बताया कि इंश्योरेंस क्या कवर करता है? एक तो लाइफ सेगमेंट कवर करता है, एक नॉन लाइफ सेगमेंट कवर करता है। नॉन लाइफ में क्या होता है? असेट, प्रॉपर्टी। मैंने क्या बताया था? नॉन लाइफ सेगमेंट में क्या आता है? असेट, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज आएंगी। नॉन लाइफ सेगमेंट में असेट और प्रॉपर्टी, ये दोनों चीज आएंगी। समझे मेरी बात को? बट क्या है कि जो किसान है, किसान का कवरेज कैसे होगा? जो हमारे फार्मर हैं उनकी जो फसल हो रही है उनका कवरेज भी चाहिए, उनका भी कवरेज चाहिए। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट एक स्कीम निकाली थी। गवर्नमेंट ने 1999 में एक स्कीम निकाली थी जिसको बोलते हैं नेशनल इंश्योरेंस नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। कब निकाली थी? 1999 में ये स्कीम निकाली थी। अब इसमें क्या है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस को भी कवरेज करने का है। बट एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कवरेज कौन करेगा, कौन सी कंपनी करेगी? दैट इज अ मेन क्वेश्चन अराइज इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, बिफोर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या बना कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस को कवरेज कौन करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने 2003 में क्या किया, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को सेटअप करने का सोचा, जो कि किस सेगमेंट पर काम करेगी? एग्रीकल्चर इंश्योरेंस सेगमेंट पर काम करेगी। किस पर करेगी? एग्रीकल्चर इंश्योरेंस पर। और ये स्कीम को इसी के अंदर डाल दिया जाएगा, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। और आप जानते हो कि 2016 में इसको चेंज करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च कर दी है। मैं आपको कई बार बताता हूं कि नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम को मॉडिफाई करके एक मॉडिफाई भी स्कीम आई थी, बट उन दोनों को मर्ज करके मोदी साहब ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2016 में एक स्कीम निकाली जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
अब इसके लिए क्या हुआ कि 2003 में गवर्नमेंट ने सोचा कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस सेगमेंट को कवरेज करने के लिए भी एक कंपनी होना चाहिए, जिसका नाम दिया एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्लियर। बट ये अस्तित्व में नहीं आई और ये काम दे दिया किसको, वी कैन से जीआईसी को। और जीआईसी आप ही इसको कवरेज करो, एक नाम दे दिया है। हालांकि जब भी पिक्चर में नहीं आई है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो जीआईसी इसको हैंडल कर रही है। और इसमें शेयरिंग बता देता हूं मैं आपको कौन कौन कर रही है। तो जीआईसी शेयर करिए 35%। क्या है ये, प्रमोट कौन कर रहा है, एक पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी इसको प्रमोट कर रही है। कौन कौन सी, जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 35% ऑफ द शेयर कवरेज बाय दी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। एंड नाबार्ड कितने हैं, 30%, याद रखना। और 4 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी कितने, 8.75% ईच इन इट। मतलब जो 4 पब्लिक सेक्टर कंपनियां वो 8.75% हर कंपनी होल्ड करी है शेयर। और यही है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का कंसेप्ट। समझ में आया मेरी बात को, चलते अपन आगे। नेक्स्ट है इंश्योरेंस रिफॉर्म। देखो क्या था, मैंने आपको बताया कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी अभी इंडिया में इतना कम है। इवन आप देखोगे तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन ही हमारे इंडिया में बड़ा कम है अभी भी। मैं आपको सच्चाई बताऊं कि अब लोगों में थोड़ी एजुकेशन और लिटरेसी बढ़ने के कारण लोगों को समझ में आ गया कि इंश्योरेंस इज नॉट अ ड्रॉबैक फॉर योर फ्यूचर, इट इज अ बेनिफिशियल फॉर योर फ्यूचर और प्रोवाइड द सोशल सिक्योरिटी फॉर द फर्दर लाइफ, फॉर दी फर्दर लाइफ व्हेन यू रीच अबव दी 60 ईयर एज। जब आप 60 से अबव पहुंच जाओगे, जब आपके बच्चे, आपके जो चाइल्ड हैं, बच्चे हैं, बड़े हो जाएंगे, जब वो अपने काम में बिजी हो जाएंगे, आपको समय नहीं दे पाएंगे, तो आपको भी क्या होता है कि एक बच्चे की भी उम्र होती है तो वो अपने पेरेंट्स से पैसा नहीं मांगता है। क्लियर। ऐसे ही पेरेंट्स की भी एक उम्र होती है कि वो 60 से क्रॉस करते हैं तो बच्चों से मांगने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि जो आदमी हमेशा से दे रहा है तो वो कैसे मांगेगा। तो सोशल सिक्योरिटी जरूरी है उनके लिए भी, समझे मेरी बात को। अब इसी को देखते हुए जब 1993 तक गवर्नमेंट ने इतना कुछ किया, बट गवर्नमेंट को कुछ बेनिफिट नहीं दिख रहा था यार। गवर्नमेंट ने बोला कि यार इंडिया में बड़ा ही कम पेनिट्रेशन है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना हम एक कमेटी सेटअप करे जाए। क्या करा जाए, एक कमेटी सेटअप करा जाए जिससे क्या हो, इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़े। क्या बढ़े, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का एनहांस हो, ऐसी एक कमेटी सेटअप करी जाए। एक कमेटी सेटअप करी गई, बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है, याद रखना। कई बार क्वेश्चन आता है कि आर.एन. मल्होत्रा जी कमेटी किसके लिए सेटअप हुई थी, और मैं आपको बताऊं ये बड़ी नामी कमेटी है और सबसे पहली कमेटी है इंश्योरेंस रिफॉर्म के लिए, सबसे पहली कमेटी। तो क्या था, एक्स आरबीआई गवर्नर कौन थे, आर.एन. मल्होत्रा जी समझ रहे हो, जो अभी कौन है, अभी संजय मल्होत्रा है। हालांकि कोई रिलेशन नहीं है इन दोनों का, आर.एन. मल्होत्रा जी का और संजय मल्होत्रा जी का, बट कास्ट सेम है। और अभी आपको याद कराने के लिए मैं सिर्फ ओनली आपको बता रहा हूं कि अभी कौन है, संजय मल्होत्रा जी आरबीआई गवर्नर है, और कौन से 26th आरबीआई गवर्नर, याद रखना। तो आर.एन. मल्होत्रा हालांकि रिलेटिव नहीं है, याद रखना इस बात को भी। आर.एन. मल्होत्रा जी ये क्या था, ये आरबीआई के गवर्नर थे, आरबीआई के एक्स गवर्नर हैं। और 1993 में एक कमेटी सेटअप करी गई, गवर्नमेंट ने 1993 में एक कमेटी सेटअप करी गई कि आप इंश्योरेंस रिफॉर्म के लिए रिकमेंडेशन दो। और 1994 का इनको टाइम दिया, 1 साल का, कि 1994 तक हमें आप रिकमेंडेशन दिए कि इंश्योरेंस सेक्टर को कैसे बढ़ाया जाए और इंश्योरेंस सेक्टर के पेनिट्रेशन को भी बढ़ाना इंडिया के अंदर, और रिफॉर्म कैसे किया जाए इंश्योरेंस को, समझे मेरी बात को। तो इनके रिकमेंडेशन समझते हैं, क्या रिकमेंडेशन थे। देखो सबसे पहला था इनका रिकमेंडेशन, डी कंट्रोलिंग इंश्योरेंस सेक्टर। देखो डी कंट्रोलिंग क्या है, देखो गवर्नमेंट ने कई सारी कंपनी, गवर्नमेंट ने क्या है कि 1956 में डिसाइड किया था कि हम फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी या प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को अलाउ नहीं करेंगे इस इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर वीकेंड से इन्वेस्ट करने के लिए। और आप याद रखना कि अभी इंडिया में 100% एफडीआई कर दिया, अब तो इंश्योरेंस में 100% एफडीआई कर दिया, अभी लेटेस्ट ही 100% करी है, पहले 74% थी, याद रखना। ये भी आई थिंक
2020 के बजट में 74% करी थी, याद रखना 274। अब 100% एफडीआई अलाउ कर दिया इंश्योरेंस में। तो क्या है कि पहला रिकमेंडेशन था कि फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को अलाउ किया जाए इंडिया के अंदर कि वो इन्वेस्ट करें और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बढ़ाएं। समझे मेरी बात को? क्या बोला मैंने कि सबसे पहला रिकमेंडेशन ये था कि इंश्योरेंस सेक्टर, जो प्राइवेट कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर की है और जो फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी है, फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी, वो इंडिया में अलाउ करी जाए और गवर्नमेंट का कंट्रोल कम कर दिया जाए, गवर्नमेंट का कंट्रोल को कम कर दिया जाए। दैट इज द फर्स्ट रिकमेंडेशन ऑफ द आर.एन. मल्होत्रा कमेटी। ठीक, क्लियर? देन सेकंड रिकमेंडेशन क्या था? रीस्ट्रक्चरिंग द LIC, GIC एंड कटिंग डाउन द गवर्नमेंट होल्डिंग इन देम टू 50%। देखो, आप जानते हो, मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी कंपनी में जब गवर्नमेंट के शेयर 50% से अबव होते हैं, दैट कंपनी ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ गवर्नमेंट ओन कंपनी। याद रखोगे, वो कंपनी क्या कहलाएगी? गवर्नमेंट ओन कंपनी कहलाएगी। अगर गवर्नमेंट के 50% से लेस होंगे उसमें शेयर, तो डेफिनेटली वो प्राइवेट कंपनी या फिर गवर्नमेंट ओन कंपनी नहीं होगी, शेयर होल्डर उसमें बैठेंगे। और जिसके पास भी, जिस भी कंपनी में 50% से अबव परसेंट शेयर होते हैं, तो वो उसी ओनर होता है उसका जिसके पास होते हैं। क्लियर? तो पहला, दूसरा रिकमेंडेशन था कि गवर्नमेंट को LIC और जनरल इंश्योरेंस कंपनी के स्टेक को कम करना चाहिए, गवर्नमेंट को ज्यादा कंट्रोल नहीं करना चाहिए। समझे मेरी बात को? तो उससे क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। दैट इज द सेकंड रिकमेंडेशन ऑफ दैट आर.एन. मल्होत्रा कमेटी। थर्ड रिकमेंडेशन क्या था? डीलिंकिंग GIC एंड इट 4 सब्सिडीज। देखो, 4 सब्सिडीज कौन कौन सी थी? मैंने अभी बताया था। GIC कैसे बनाई? 4 सब्सिडीज को मर्ज करके एक GIC कंपनी बनाई थी 1971 में और 2 में। क्लियर? 1972 में। बट इनके रिकमेंडेशन से 2002 में, आई थिंक 2002 में इन 4 सब्सिडीज को जो GIC के अंदर थी उनको इंडिपेंडेंट कर दिया। और इनका तीसरा रिकमेंडेशन यही था कि GIC के अंदर जो 4 इंश्योरेंस कंपनी आपने लिंक करके रखी है उनको इंडिपेंडेंट कर दो। तो क्या है, उससे इंश्योरेंस सेक्टर की भी एनहांस होगा, वो कंपनी अलग काम करेंगी, उनके अलग कस्टमर बनेंगे। दैट इज द थर्ड रिकमेंडेशन। देन डिस्कार्डिंग द सिस्टम ऑफ लाइसेंसिंग ऑफ सर्वेयर बाय द कंट्रोल ऑफ इंश्योरेंस। बार बार अत्याचार, ये लाइसेंसिंग मिलने के लिए इंश्योरेंस बार बार कंट्रोलर जाता है, चेक करता है कि गलत तो नहीं हो रहा है। मतलब इसमें भी, मतलब मुझे लगता है कि इसमें भी करप्शन होता है कई सारा, तो वो भी एक रिकमेंडेशन था। क्लियर? समझ लेना। क्लियर? रीस्ट्रक्चरिंग द टैरिफ एडवाइजर कमेटी। देखो, टैरिफ एडवाइजर कमेटी क्या है? ये डिसाइड करती है रेट ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर, प्रीमियम, ये हर चीज डिसाइड करेगी। दैट द मेन वर्क ऑफ द एडवाइजर, टैरिफ एडवाइजरी कमेटी। क्या है? टैरिफ एडवाइजरी कमेटी का रिकमेंडेशन क्या था? ये था कि इसका वी कैन से रीस्ट्रक्चर, इसको स्ट्रक्चर इसका चेंज करा। टैरिफ एडवाइजरी कमेटी इसका बहुत बड़ा कंट्रोल रेगुलेशन का। और जो मेन रिकमेंडेशन था वो था सेटिंग अप ए रेगुलेटरी ऑथोरिटी फॉर द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। एक हमारे इंडिया में ऐसी बॉडी होना चाहिए जो कि रेगुलेट, डेवलपमेंट, सुपरविजन ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर, ऐसी एक बॉडी बनाई जाए। और वो बॉडी कौन सी बनी? IRDA मींस इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट ऑथोरिटी। ऐसी एक बॉडी बनी जिसने इस सभी को रेगुलेट करती है, इंश्योरेंस सेक्टर को। अब मैं बताऊंगा इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट ऑथोरिटी के बारे में। देखो, इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट ऑथोरिटी, देखो सबसे पहले क्या हुआ, ये 2000 में सेटअप करी गई और 1999 में गवर्नमेंट ने IRDA एक एक्ट निकाला पार्लियामेंट के अंदर, और इसी के जरिए 2000 में IRDA सेटअप कर दी गई। अब IRDA क्या है? ये पेरेंट बॉडी है ऑफ द ऑल इंश्योरेंस कंपनी। याद रखना, जैसे RBI है ना कि सारी बैंक को रेगुलेट करती है, ऐसे ही IRDA सारी इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। IRDA इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट ऑथोरिटी। देखो, इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट ऑथोरिटी वाज सेटअप इन 2000, एक्ट वाज पास इन 1999 विथ 1 चेयरमैन एंड 5 मेंबर। इसमें कितने होंगे? 1 चेयरमैन होगा, 5 मेंबर होंगे। अब 5 कौन कौन से? जिसमें से वी कैन से 2 जो होंगे फुल टाइम काम करेंगे और 3 जो होंगे
पार्ट टाइम मेंबर होंगे। तो मैंने क्या बोला कि इसके अंदर 1 चेयरमैन होगा और 5 मेंबर होंगे, जिसमें से 2 फुल टाइम काम करेंगे और 3 पार्ट टाइम काम करेंगे, पार्ट टाइम मेंबर होंगे। क्लियर। और इसी के साथ अपॉइंटेड नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। और ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबल किस लिए होगी? रेगुलेशन, डेवलपमेंट और सुपरविजन ऑफ द इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री। मीन्स मैंने आपको बता ही दिया कि ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर, दैट इज द वर्क ऑफ द IRDA। क्लियर, समझ में आ गया इतना। अब हम समझेंगे री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस क्या होता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि सर री इंश्योरेंस क्या है। देखो, आप जानते हो कि इंश्योरेंस कंपनी जो है इनको भी तो रिस्क होती होगी, इनको भी तो रिस्क होती होगी। किस चीज की रिस्क? इंश्योरेंस की। इनको मालूम है अगर री इंश्योरेंस नहीं होगा तो सारी इंश्योरेंस कंपनी डूब जाएंगी। देखो, इंश्योरेंस जो काम है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम है। मुझे लगता है कि इसमें रिस्क तो बहुत है इंश्योरेंस काम करने वाले में, क्योंकि फर्जीवाड़ा बहुत होता है इसके अंदर। कई सारे लोग बिना वजह क्लेम करते हैं, कुछ भी हो झूठ बोल के क्लेम कर दिया। तो हालांकि इंश्योरेंस वाले ही बड़े होशियार हैं, इतनी जल्दी वो क्लेम पास नहीं करते हैं, पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आपको हराने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। बट आपको होशियार रहना, अपनी बात पड़े रहना, तो ही आपको इंश्योरेंस मिलेगा। इंश्योरेंस वाले ही बड़े होशियार हैं। बट क्या होता है, इसमें भी रिस्क है, इनको इसमें भी रिस्क है। तो क्या है? इंश्योरेंस का जो इंश्योरेंस करे दैट इज कॉल्ड अ री इंश्योरेंस। मैंने क्या बताया कि 2000 में जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया फ्रॉम जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन टू जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन री इंश्योरेंस कंपनी बना दिया 2000 में। और यही री इंश्योरेंस कंपनी अभी कई सारी फॉरेन है, ये सबसे बड़ी कंपनी है GIC री इंश्योरेंस। ये क्या करती है? इंश्योरेंस पर इंश्योरेंस देती है। समझे मेरी बात को? ये इंश्योरेंस पर इंश्योरेंस देगी, दैट इज कॉल्ड री इंश्योरेंस। देखते हैं अपन री इंश्योरेंस क्या है। द इंश्योरेंस कंपनी ऑफर इंश्योरेंस टू इट क्लाइंट। क्या है? इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? अपने क्लाइंट को इंश्योरेंस देती है और दे देमसेल्फ गेट एक्सपोज टू वेरी हाई फाइनेंशियल रिस्क। क्योंकि ये भी बड़े, अगर ये इंश्योरेंस दे रही है तो इसने भी बड़ा मतलब कदम लिया है, क्योंकि ये भी एक तरह से रिस्क में फंस गई है, इस पर भी रिस्क आ गई है। इंश्योरेंस तो ले लिया है, क्योंकि देखिए 10,000 रुपये का, जब मैंने आपको बताया था कि कई सारे एजेंट आप पे आएंगे और 10,000 रुपये में आपको 20 लाख तक का इंश्योरेंस देंगे कि 20 लाख तक आप इलाज करा सकते हो। कहाँ 10,000? मानिए भगवान ना करे आपको बड़ी बीमारी हो गई, इसमें टर्म एंड कंडीशन बहुत होती है, वो पहले चेक कर लेना, ठीक है? बहुत खतरनाक टर्म एंड कंडीशन होती है, वो पहले पढ़ना तभी इंश्योरेंस कराना। मानिए वो इंश्योरेंस में कवरेज आपकी बीमारी, तो बैंक को तो वीकेंड से इंश्योरेंस कंपनी की तो हालत खराब हो जाएगी। 5 लाख का इलाज है तो वो 10,000 के पीछे 5 लाख देने पड़ेंगे, तो उनको भी रिस्क है। समझ रहे हो मेरी बात को? उनको भी रिस्क है। तो री इंश्योरेंस बिजनेस इमर्ज आउट ऑफ दिस रियलिटी, और इसको देखते हुए री इंश्योरेंस आया। और री इंश्योरेंस क्या है? व्हेन अ इंश्योरेंस कंपनी बाय इंश्योरेंस कवर फॉर इट इंश्योरेंस बिजनेस। जब वो कोई इंश्योरेंस कंपनी है अपने इंश्योरेंस बिजनेस के लिए इंश्योरेंस लेती है, दैट इज कॉल्ड अ री इंश्योरेंस। समझे मेरी बात को? कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है वो अपनी इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस लेती है फ्रॉम डिफरेंट कंपनी, दैट इज कॉल्ड अ री इंश्योरेंस। अधिकतर लोगों को यही नहीं पता होगा कि री इंश्योरेंस होता क्या है। री इंश्योरेंस भी हमारे इंडिया में, और मैंने आपको बताया था कि 2000 में जनरल इंश्योरेंस कंपनी को री इंश्योरेंस कंपनी बना दिया था, याद रखना। दैट इज ऑल्सो मेन पॉइंट। क्लियर? तो चलते अपन आगे। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, पहले समझ लीजिए। देखो, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन गारंटी, वी कैन से क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये कब हुई? मर्ज बाई डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 1962 में डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को मिला के, और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन 1971 में जो बनी थी, इसको मिला के 1978 में डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन को सेटअप कर दिया। अब डिपॉजिट क्या होता है? तो डिपॉजिट समझने के लिए पहले आपको मेरे बैंकिंग सेक्टर के वीडियो देखने पड़ेंगे, इकोनॉमिक्स के। बैंकिंग सेक्टर में जाओगे, जैसे आप बैंक में जाते हो, और बैंक में क्यों जाते हो? या तो आप विड्रॉल करने जाओगे पैसा, या फिर वीकेंड से डिपॉजिट करने जाओगे अपने अकाउंट में, तो वही है डिपॉजिट। अब मानिए बैंक का दिवाला निकल गया, वीकेंड से बैंक करप्ट हो गई, वीकेंड से बैंक करप्ट हो गया और बैंक डिफॉल्ट में आ गई। अब वो आपका जो डिपॉजिट पैसा है वो तो चला ही गया,
तो उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ इंश्योरेंस होना चाहिए। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में तो हमको भी एक पर्टिकुलर गारंटी दे गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो डिपॉजिट इंश्योरेंस है इसमें जो बैंक में आप डिपॉजिट करते हो 2020 में 2020 तक आपको 1 लाख तक का इंश्योरेंस देती थी गवर्नमेंट। अब आप सोचते होंगे सर हमको ही भरने पड़ते हैं क्या इसके प्रीमियम? नहीं, ये गवर्नमेंट भरती है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको इंश्योरेंस देने की। 1 लाख था 2020 से पहले, इसको बढ़ा के 2020 से 5 लाख कर दिया। क्या कर दिया है? इंश्योरेंस। ऐसा नहीं है कि आपके 10 रुपये अकाउंट में 100 रुपये अकाउंट है और बैंक करप्ट हो गई और आपने बोला कि हमारा तो 5 लाख का इंश्योरेंस होगा, हमें 5 लाख रुपए दीजिए। क्योंकि नहीं, वो डिपेंड करता है कि कितना पैसा है। 5 लाख से ऊपर होगा तो मिल जाएगा इंश्योरेंस आपको, ठीक है। 10 लाख हो या 1 करोड़ हो तो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी आपको। अब आपके अकाउंट में 200 रुपये हैं और आप बोल रहे हो कि 5 लाख तक का इंश्योरेंस गवर्नमेंट ने हमको दिया है, बुलाओ भाई। हम तो चाह ही रहे थे कि बैंक करप्ट हो जाए, बैंक डूब जाए तो हमको 5 लाख मिल जाएंगे, क्योंकि हमने अपने अकाउंट में रखे थे 1,000 रुपये, इसी वजह से कि बैंक जल्दी डूबे। ऐसा नहीं है, क्लियर। तो वो डिपेंड करता है आपके बैंक अकाउंट में कितने रुपए हैं, क्लियर। हालांकि गवर्नमेंट ने 5 लाख तक का इंश्योरेंस देती है, जो है 2000 के बाद यूनियन बजट में इसको बढ़ा दिया था 2020 में कि 5 लाख कर दिया है डिपॉजिट इंश्योरेंस। तो यही है डिपॉजिट इंश्योरेंस कि आप जो बैंक में डिपॉजिट करते हो तो उसका इंश्योरेंस गवर्नमेंट देती है। इन्हीं बैंकों को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, और क्रेडिट की भी गारंटी मिलती है, क्रेडिट दैट इज ऑल्सो क्लियर। देन आफ्टर नेक्स्ट है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये लास्ट है, क्लियर। याद रखना एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन क्या है। देखो, आप जानते हो कि कई सारे एक्सपोर्ट इंपोर्टर होंगे, आपने मूवी में सुना होगा कि भैया आप करते क्या हो। कई सारे गर्ल्स और बॉयज़, कई सारे जो आपने देखा हो, कई सारे मूवी देखते हैं, लड़की लड़कियों से मिलने जाते हैं तो जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिलते हैं तो कई सारी गर्लफ्रेंड पूछती हैं कि आप करते क्या है। तो इम्प्रेस करने के लिए कई सारे बोल देते हैं कि मेरा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम है। हालांकि होता भी है, किसी का नहीं होता। एक टर्मिनोलॉजी अच्छी लगती है बोलने में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, क्लियर। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो काम करते हैं उनको भी इंश्योरेंस चाहिए ना, क्योंकि जो इंपोर्ट कर रही है, मानिए कोई भी एक्सपोर्ट कर रही है कंट्री, किसी कंट्री में इंपोर्ट हो रहा है और उस कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई। क्या हो गया? पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो गई, या वो पर्सन डिफॉल्ट हो गया। मानिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई इंपोर्टर कंपनी में, या फिर उसमें वीकेंड से डिफॉल्टर हो गया जो इंपोर्टर है, तो आपके पैसे तो डूब जाएंगे। तो इसके लिए भी इंश्योरेंस है, दैट इज वो कौन देता है? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। कौन देता है? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन देती है, याद रखना। दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय दी, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भी इंश्योरेंस, याद रखना। एग्जाम्पल बड़ा अच्छा दिया है, क्लियर। इसको याद रखने के लिए कि जब कोई पर्सन कपल मिलने जाता है या फिर इंप्रेस करने के लिए, कई सारे लड़के बोल देते हैं कि आपका काम क्या है, तो मेरा काम है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता हूं, क्लियर। हालांकि कई लोग करते भी हैं, पर कई लोग इंप्रेस करने के लिए बोल देते हैं, तो उनको इंश्योरेंस भी तो चाहिए ना। तो ये काम है इस कंपनी का, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का। किसका? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का ये काम है कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उनको भी इंश्योरेंस मिलेगा इसी कंपनी के द्वारा, क्लियर। तो इसी के साथ इंश्योरेंस सेक्टर भी आपका यहीं कंप्लीट होता है। ये 12th लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया है। पूरा लेक्चर सुन लिया है तो आपको क्या करना है? मेरे YouTube चैनल को खोलना है, फिर आपको मेरे प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाना है। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आपको एक इकोनॉमी का फोल्डर मिलेगा जिसके अंदर अब 12 लेक्चर हो गए इकोनॉमिक्स के। देख लीजिए, इतना बेसिक लेवल से पढ़ाया है कि आपकी पूरी इकोनॉमिक्स इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आपको कभी भी एक क्वेश्चन भी स्किप नहीं होगा। दैट्स माय गारंटी टू यू, क्लियर। मिलते हैं अपन 13 लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।